Welcome. So, in the nephrology section, the first thing that we are discussing is a very important topic. Well, although it's a very small topic, renal tubular acidosis. देखिए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का क्या मतलब है? हमारी किडनी का एक फंक्शन होता है कि वो एसिड को बाहर फेंकने का काम करती है और जो ब्लड की पीएच उसको मेंटेन करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेफ्रॉन की ट्यूब्स खराब हो जाती है, ट्यूब्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से जो ब्लड का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। तो अगर रीनल ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट है, इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड अल्टीमेटली दैट इज लीडिंग टू एसिडोसिस इन द ब्लड, तो इस डिजीज का हमने नाम रख दिया रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है, तो इसको हमने बोल दिया रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रहा है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर आर टोटल थ्री टाइप्स, टाइप 1, 2 एंड 4। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइप 1। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इज कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स। देयर इज अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स आर देयर। अब ये जो अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं ये होते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर। नॉर्मली अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स क्या कर रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो एसिड होता है उसको यूरिन में बाहर निकालने का, बाहर फेंकने का काम करती है अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। लेकिन कभी कभी ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स खराब हो जाते हैं। अगर ये खराब हो जाएंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स, तो एसिड बाहर नहीं जाएगा, और एसिड बाहर नहीं जाएगा तो एसिड इज गोइंग टू बिल्ड अप इन द ब्लड। सो देयर इज गोइंग टू बी अनेबल टू एक्सक्रीट द H प्लस इन द यूरिन। अगर एसिड बाहर नहीं निकलेगा, देयर इज गोइंग टू बिल्ड अप H प्लस इन द ब्लड, और उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। तो आप देखो, रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम थी, अल्फा के इंटरकैलेटेड सेल्स खराब थे डिस्टल एरिया में, और उसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है। तो इसको हमने बोल दिया टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में है, तो इसका दूसरा नाम हो गया डिस्टल आरटीए। डिस्टल आरटीए। अब आप कुछ लॉजिकल आंसर करना। अगर ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स काम नहीं कर रहे तो H प्लस एक्सक्रीट नहीं होगा। अगर H प्लस यूरिन में नहीं आएगा तो मुझे बताओ, यूरिन की पीएच जो है वो तो एल्कलाइन हो जाएगी, यूरिन की पीएच एल्कलाइन हो जाएगी। अगर H प्लस नहीं आ रहा है, H प्लस एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, अगर यूरिन में एसिड नहीं आएगा तो यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा। सो द पीएच ऑफ यूरिन विल बी मोर देन 5.5 इन दिस केस। इट इज एसोसिएटेड विद, अगर ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स काम नहीं करते हैं तो इस पेशेंट में हाइपर कैल्सी यूरिया भी होता है। इस पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सी यूरिया भी देखने को मिलता है, मतलब कि कैल्शियम यूरिन के अंदर आता है। अगर कैल्शियम यूरिन के अंदर आएगा तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बन जाएंगे। सो दिस पेशेंट विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ द रीनल स्टोन्स ऑल्सो। ही विल हैव कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। तो जिनको डिस्टल आरटीए होता है ना, टाइप 1 आरटीए होता है, उनके अंदर क्या होता है कि एसिड तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, एसिड तो बाहर नहीं निकल पा रहा, बट अ लॉट ऑफ कैल्शियम इज कमिंग इन द यूरिन एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ये कब देखने को मिलता है? ये अल्फा के इंटरकैलेटेड सेल्स क्यों खराब हो जाते हैं? इट कैन बी सीन इन जॉगरन सिंड्रोम, सिरोसिस, एम्फोटेरिसिन, सार्कोइडोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। नाउ दीज आर सम ऑफ द कॉजेज विच यू नीड टू रिमेंबर। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि अल्फा इंटरकैलेटेड सेल किस में खराब हो सकते हैं, सार्कोइडोसिस में, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, जॉगरन सिंड्रोम में, इन पे ये खराब हो सकते हैं। पर्टिकुलरली एक ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट इज एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो होता है दैट लीड्स टू टाइप 1 आरटीए। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिड लोड टेस्ट। देखिए, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि एसिड लोड टेस्ट होता क्या है। हमारा ये जो अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स है ना, ये H प्लस को बाहर फेंकते हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन थ्रोइंग आउट द अमोनियम क्लोराइड। एक मॉलिक्यूल होता है अमोनियम क्लोराइड, इसको बाहर फेंकने का काम भी अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में पेशेंट आया, हमें लग रहा है उसको टाइप 1 आरटीए, तो हमने उसका यूरिन का पीएच देखा। जैसे पेशेंट आया, हमने यूरिन का पीएच चेक किया, मान लीजिए यूरिन का पीएच आ रहा था 8। अब हम उसको क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाएंगे। ये अमोनियम क्लोराइड जो था ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है, और जैसे ही वो एक्सक्रीट होता है उसकी वजह से पीएच जो चेंज हो जाती है। तो बेसिकली हमने उसके यूरिन का पीएच देखा, फिर उसको अमोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाया, और फिर वापस से यूरिन का पीएच देखेंगे कि वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब अमोनियम क्लोराइड एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, यानी कि अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स खराब है। So this is called as acid loading test. So we load with the ammonium chloride and we try to see whether the pH of the urine is changing or not. ये कोई आपसे पूछने नहीं वाला कि इसकी डिटेल बताओ, लेकिन हमें पता होना चाहिए दैट हाउ द एसिड लोड टेस्ट इज वर्किंग। जैसे ही पेशेंट आता है, हम उसकी यूरिन की पीएच चेक करते हैं, फिर उसको अमोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाते हैं,
जो कि थोड़ा सा एसिडिक होता है, और फिर वापस से यूरिन की पीएच चेक करते हैं कि यूरिन की पीएच एसिडिक हुई या नहीं हुई। इस पेशेंट में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द एसिड लोड टेस्ट। और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, अमोनियम क्लोराइड इज एक्सक्रीटेड इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स वाया द अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। और डिस्टल आरटीए में ये नहीं होने वाला। डिस्टल आरटीए में अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स खराब हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज टाइप 2 आरटीए। टाइप 2 आरटीए, इट इज डिफेक्ट इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में खराबी होने की वजह से होता है। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या होता है, जो पीसीटी वाला एरिया होता है वहाँ पे हमारे पीसीटी वाले एरिया में बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाता है। अगर मान लो किसी के अंदर पीसीटी खराब हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खराब हो गया, तो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अगर बाइकार्बोनेट ब्लड में नहीं आएगा, आप देखो बाइकार्बोनेट ब्लड में नहीं आएगा तो बाइकार्बोनेट की कमी हो जाएगी ब्लड में, और बाइकार्बोनेट तो एक एल्कलाइन मॉलिक्यूल है। अगर एल्कलाइन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एसिडोसिस हो गया ना। अगर एल्कलाइन मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं तो पीएच एसिडिक हो जाएगी। सो द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब द बाइकार्बोनेट। अगर ऐसा होगा, द पीएच विल बिकम एसिडिक, there is going to be acidosis of the blood, and this is called as type 2 RTA. सो टाइप 2 आरटीए में कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए टाइप 2 आरटीए का नाम हो जाता है प्रॉक्सिमल आरटीए। प्रॉक्सिमल आरटीए। अब जब प्रॉक्सिमल आरटीए होता है ना, तो इस पेशेंट के अंदर भी हमें हाइपरकैल्सी यूरिया देखने को मिलता है। हाइपरकैल्सी यूरिया तो होता है, मतलब कि कैल्शियम जो होता है वो यूरिन में आ रहा होता है, बट इसके अंदर हमें रीनल स्टोन देखने को नहीं मिलते। इंटरेस्टिंगली आप देखो, टाइप 1 के अंदर तो मैंने बोला था कि कैल्शियम यूरिन के अंदर आ रहा था और उसकी वजह से रीनल स्टोन भी बन रहे थे, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं कि कैल्शियम तो आ रहा है यूरिन में, स्टोन नहीं बन रहे। स्टोन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि कैल्शियम के साथ में देर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द सिट्रेट इन द यूरिन। यूरिन के अंदर सिट्रेट भी ज्यादा आता है। अगर सिट्रिक एसिड भी यूरिन के अंदर आने लग जाएगा ना, सिट्रेट आने लग जाएगा, तो स्टोन नहीं बनते। इसीलिए देर इज नो रीनल स्टोन इन द टाइप 2 आरटीए। रीनल स्टोन होते ही नहीं है। टाइप 1 में तो बनते हैं, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, सिट्रिक एसिड भी आ रहा होता है तो रीनल स्टोन नहीं बनते। इसके अंदर पीएच जो होती है, यूरिन की पीएच वेरिएबल होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू ईटियोलॉजी, अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों खराब होगा, व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। It can be because of a syndrome that is called as Fanconi syndrome. Fanconi syndrome, it can be seen with amyloidosis, multiple myeloma, and carbonic anhydrase inhibitor. So the important one among the proximal RTA, type 2 RTA के जो दो important causes है ना, वो these are the two. One is the carbonic anhydrase inhibitor. Carbonic anhydrase inhibit कर देंगे, then the bicarbonate will not be absorbed. And second is Fanconi syndrome. Fanconi syndrome में क्या होता है, there is a severe damage to the PCT. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डैमेज हो जाता है, सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। अगर पीसीटी में सिग्निफिकेंट डैमेज होता है ना, तो पीसीटी में तो आपको पता है, आपने फिजियो में पढ़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। खाली ऐसा नहीं कि बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो रहा है, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, ये सब जो होता है ये पीसीटी एरिया में ही एब्जॉर्ब होता है। और अगर फानकनी सिंड्रोम में बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खराब हो जाता है, तो इन सब का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। बाइकार्बोनेट, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। there is going to be decrease in the absorption of that. So जब भी बात बहुत सिंपल है कि अगर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खराब होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 2 आरटीए। और टाइप 2 आरटीए इसलिए हुआ क्योंकि बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बाइकार्ब ब्लड में नहीं आया, ब्लड की पीएच एसिडिक हो गई, इसलिए इसको बोल दिया रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल आरटीए। इसके अंदर जो हम टेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली हम इसके अंदर यूरिनरी बाइकार्बोनेट चेक करेंगे, यूरिनरी बाइकार्बोनेट लेवल चेक करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 15%, द फ्रैक्सिनेटेड यूरिन बाइकार्बोनेट लेवल, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाई, बढ़ा हुआ मिलेगा। आप देखो यूरिन के अंदर कितना सारा बाइकार्ब आ रहा है, तो यूरिन के अंदर इस पेशेंट के अंदर बाइकार्बोनेट ज्यादा मिलेगा। कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ आरटीए, दैट इज द टाइप 4 आरटीए, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आरटीए। सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट हियर कि हमें फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम कैसे काम करता है, तो जेजी सेल्स जो होते हैं हमें पता है कि वो रेनिन सिक्रीट करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन बढ़ाता है, एंजियोटेंसिन से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, और ये एल्डोस्टेरोन जाके काम करता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पे। एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर जो होते हैं, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट अ चैनल कॉल्ड एज एपिथेलियल सोडियम चैनल, ईनएक को एक्टिवेट करते हैं। ये जो एपिथेलियल सोडियम चैनल होते हैं, ये क्या करते हैं,
कि यूरिन के अंदर जो सोडियम होता है इसको एब्जॉर्ब करते हैं और इसको ब्लड में लेके आने में हेल्प करते हैं सोडियम को, और दे आर गोइंग टू थ्रो आउट टू मॉलिक्यूल्स, दो चीज़ों को बाहर फेंकते हैं, दैट इज H प्लस एंड K प्लस। H प्लस और K प्लस को बाहर फेंकते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि ये रास सिस्टम काम नहीं कर रहा, अगर रास सिस्टम काम नहीं करे किसी भी कारण से, फॉर एग्जाम्पल दिस रास सिस्टम इज नॉट वर्किंग, ये जो चीज है ई ने काम नहीं कर रहा, अगर ई ने काम नहीं करेगा तो ये H प्लस और K प्लस बाहर नहीं जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज, ये बढ़ने लग जाएंगे H प्लस K प्लस। और जैसे ही H प्लस K प्लस बढ़ेगा, आप देखो H प्लस बढ़ गया ब्लड के अंदर तो क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया, एसिडोसिस हो गया। तो जब भी रास सिस्टम काम नहीं करेगा ना तो H प्लस बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, सो दैट इज कॉल्ड एज टाइप 4 RTA। तो टाइप 4 RTA मोस्ट कॉमन इसलिए है कि जनरली क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जेजी सेल की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कि रेनिन कम बनता है, ये कम बनेगा तो एंजियोटेंसिन कम आएगा, एल्डोस्टेरोन कम आएगा, और ओवरऑल ये पूरा सिस्टम जो है ये कम काम करेगा, और ये सिस्टम काम नहीं करेगा तो H प्लस K प्लस बाहर नहीं जाएगा। दूसरा क्या होता है, कभी कभी ये जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, समटाइम्स दे आर रेजिस्टेंट, अगर ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो भी ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखो टाइप 4 RTA जो होता है वो डायबिटीज के अंदर हो सकता है, अगर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर का रेजिस्टेंस हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज इफ देयर इज डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ रास सिस्टम, अगर रास सिस्टम काम नहीं करेगा तो ईनेक काम नहीं करेगा, देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द एपिथेलियल सोडियम चैनल, और अगर ई ने काम नहीं करेगा तो देयर इज गोइंग टू बी द एसिड विल नॉट बी थ्रोन आउट, ये H प्लस बाहर नहीं निकलेगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो होगा ही होगा। साथ में आप देखिए एक और चीज ब्लड के अंदर बढ़ेगी जो बाहर नहीं जा पा रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम, क्योंकि ई ने दो चीजों को बाहर फेंक रहा था, H प्लस और K प्लस, अब ये बाहर नहीं जाएंगे, H प्लस बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, और K प्लस बढ़ेगा तो हाइपरकेलेमिया हो गया। इनफैक्ट ये अकेला ऐसा RTA है जिसके अंदर पोटेशियम बढ़ता है, बाकी किसी भी RTA में पोटेशियम नहीं बढ़ता है। द ओनली RTA विच हैव द हाइपरकेलेमिया इज टाइप 4, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने RTA पढ़े ना उसमें से ये सिंगल इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि कौन से RTA के अंदर पोटेशियम बढ़ता है, इट इज टाइप 4 RTA जिसके अंदर पोटेशियम बढ़ता है। तो देर आर सर्टन ड्रग्स विच कैन लीड टू टाइप 4 RTA, वो सारी ड्रग्स जो रास सिस्टम को इनिबिट करती है, एनी ड्रग विच इज इनिबिटिंग द रास सिस्टम। रास सिस्टम को आपने फार्मा में पढ़ा होगा कौन कौन सी ड्रग्स इनिबिट करती है, जैसे कि एस इनिबिटर्स, ARBs, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दीज आर द वेरियस ड्रग्स जिसकी वजह से हमें टाइप 4 RTA जैसी पिक्चर आ सकती है, टाइप 4 RTA जैसी पिक्चर आ सकती है। इट इज ऑल्सो सीन विद HIV एंड सिकल सेल एनीमिया। HIV और सिकल सेल एनीमिया में भी कभी कभी ये ईनेक चैनल काम करना बंद कर देते हैं, राइट। सो वी हैव डिस्कस टोटल 3 टाइप्स ऑफ RTA, टाइप 1, 2, 3। टाइप 1 में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रही थी डिस्टल एरिया में, इसीलिए टाइप 1 का दूसरा नाम है डिस्टल RTA। क्या प्रॉब्लम हो रही थी, दैट द डिस्टल ट्यूब्यूल्स वर अनेबल टू एक्सक्रीट H प्लस, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स काम नहीं कर रहे थे, इसलिए H प्लस एक्सक्रीट नहीं हो रहा था। अगर H प्लस एक्सक्रीट नहीं हो रहा था तो H प्लस ब्लड के अंदर बढ़ रहा था और एसिडोसिस हो रहा था। क्या इस पेशेंट के अंदर हमें हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है? नहीं, हाइपरकेलेमिया तो केवल और केवल एक ही RTA में देखने को मिलता है, दैट इज टाइप 4, केवल और केवल टाइप 4 में होता है। व्हेन इट कम्स टू टाइप 1, या हमें रीनल स्टोन देखने को मिलता है, यस रीनल स्टोन्स आर प्रेजेंट, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। द टेस्ट दैट वी कैन डू इज द एसिड लोड टेस्ट, हम इसके अंदर एसिड लोड टेस्ट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड लगाते हैं और देखते हैं pH चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो द बेसिक प्रॉब्लम इन द टाइप 1 RTA, डिस्टल ट्यूब्यूल्स खराब हुए हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में क्या खराब हुआ था? अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स। टाइप 2 RTA जो होता है वो प्रॉक्सिमल एरिया में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, और क्या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है? बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट नहीं पहुंचेगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। इस पेशेंट के अंदर हाइपरकेलेमिया नहीं देखने को मिलता, देयर इज नो रीनल स्टोन, there is no renal stone, and the test that you can do is the urinary bicarbonate level. इस पेशेंट के अंदर यूरिनरी बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ मिलेगा। द थर्ड वन इज द टाइप 4 RTA। टाइप 4 RTA में जो बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग और मे बी द ईनेक चैनल्स आर नॉट वर्किंग, या फिर रास सिस्टम काम नहीं कर रहा।
अगर पूरे रास सिस्टम की चेन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, या तो रास सिस्टम खुद काम नहीं कर रहा, एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा, या एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, अल्टीमेटली उसकी वजह से ईनेक काम नहीं करता। अगर ईनेक काम नहीं करता तो दो चीज़ें एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, H+ एंड K+। अगर ये दोनों एक्सक्रीट नहीं होंगे तो ये बढ़ने लग जाएंगे, H+ और K+ बढ़ने लग जाएंगे, और इस वजह से इस पेशेंट को एसिडोसिस तो होगा ही होगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, दिस पेशेंट विल हैव द हाइपरकेलीमिया देखने को मिलेगा। इस पेशेंट के अंदर देर इज नो रीनल स्टोन, एंड द टेस्ट दैट यू कैन डू टू कंफर्म दिस, देयर इज गोइंग टू बी पोटेशियम लेवल्स, जो कि बढ़े हुए मिलेंगे हमें। इस पेशेंट के ब्लड में सीरम पोटेशियम लेवल विल बी ऑन द हायर साइड। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ RTA, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इस पूरी टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये 2 इन्फॉर्मेशन है कि हाइपरकेलीमिया किसके अंदर देखने को मिलता है तो टाइप 4 के अंदर, और रीनल स्टोन किसके अंदर देखने को मिलते हैं तो टाइप 1 के अंदर। As far as the MCQ is concerned, this is the most important information, right? Although it's a very small, crisp topic, एक दो बार आप इस टेबल को ग्रो थ्रू करेंगे, the things will be easier for you, right? Thank you.